गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। जिससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हम दो ध्रुवीयता का अंत जो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति है उसका जो सेकंड चैप्टर है वो हमने शुरू कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि दो ध्रुवीयता क्या होती है और बर्लिन की दीवार कैसे बनी और बर्लिन की दीवार ने किस तरीके से पश्चिमी गठबंधन को पूर्वी गठबंधन से अलग किया या पश्चिमी यूरोप को पूर्वी यूरोप से अलग किया। फिर हमने देखा कि कैसे बर्लिन की दीवार गिरी और पूरे जो यूरोप का एकीकरण हो गया और सोवियत संघ का विक्टर हो गया। ये सब चीजें हमने हल्की फुल्की इससे पहले वाले लेक्चर में देखी। अब हम उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हल्का सा फिर देख लेते हैं। फिर मैं आपको देखो, मैं मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, मैं बच्चों को बार बार मैप में एक ही चीज दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए कि एक्चुअल में क्या है। तो आप शीत युद्ध पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि शीत युद्ध में क्या हो रहा है। एक तरफ पश्चिमी गठबंधन है और एक तरफ पूर्वी गठबंधन है रूस। ठीक है, दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाली देश है और ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला देश है रूस। तो हम देखते हैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दो ध्रुवीयता आप समझ गए। तो हम दो ध्रुवीयता का अंत पढ़े। हम देख रहे हैं कि ऐसी क्या 1945 और 1991 के बीच में शीत युद्ध चला। तो इस बीच में ऐसी क्या घटनाएं घटी कि जो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, मतलब कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया और एकमात्र महाशक्ति कौन बचा, अमेरिका। तो एक तो इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली क्या है, अगर मैं साधारण शब्दों में आपको समझाती हूँ तो सोवियत संघ ने जिस सिस्टम को अपने यहाँ फॉलो किया, जिस सिस्टम को अपने देश में अपनाया, उसी को सोवियत प्रणाली कहा गया। अब वो सिस्टम क्यों अपनाया, कैसे अपनाया, क्या पृष्ठभूमि थी, वो हम अब देखते हैं। तो हमने देखा कि 1917 में सोवियत संघ में क्रांति होती है, रूस में। उसको सोवियत संघ नहीं कहा गया उस समय, रूस में क्रांति होती है जो वहां के राजा के खिलाफ थी। निकोलस जार वहां के उस राजा थे उस समय, द्वितीय। तो निकोलस जार द्वितीय के विरोध में जनमानस के बीच में से क्रांति होती है। आम लोग उस क्रांति से जुड़ते हैं और उस क्रांति का नेतृत्व करती है बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। रूस की क्रांति को क्या कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। और क्योंकि ये क्रांति अक्टूबर में हुई थी इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति भी कह दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इस क्रांति में क्या हुआ, क्या क्या बातें की गई। तो इस क्रांति का पहला जो बिंदु था वो था पूंजीवाद की समाप्ति। इस क्रांति में साफ ये बात कही गई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं अपनाया जाएगा, लाभ केंद्रित अर्थव्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं अपनाया जाएगा। और पहला बिंदु इस क्रांति का क्या था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खत्म करना। दूसरा, जो अर्थव्यवस्था जो थी राज्य के नियंत्रण में रहेगी। दूसरी बात क्या थी कि राज्य के नियंत्रण में क्या रहेगी, अर्थव्यवस्था रहेगी। ठीक है, अब जब राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था रहेगी तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, योजनाबद्ध होगी। बात समझ में आ रही है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होगी, योजनाएं बनाई जाएंगी अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। और जो उससे क्या किया जाएगा, उन योजनाओं में लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता दी जाएगी। जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़ी हैं, अर्थशास्त्र में आप लोगों ने पढ़ी होंगी और छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। तो पंचवर्षीय योजनाएं और भारत में जो योजनाबद्ध हमने अर्थव्यवस्था को अपनाया वो हमने सोवियत रूस से ही अपनाया। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले दुनिया में योजनाबद्ध जो योजना अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना थी वो सोवियत रूस से ही प्रारंभ हुई थी। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या कहा गया कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के लिए काम हुए। समझ रहे हैं बात कि जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इसका मतलब न्यूनतम जीवन गुणवत्ता, व्यक्ति के जीवन की एक मिनिमम क्वालिटी मेंटेन की जाएगी रहने के लिए। तो रहने के लिए उसको ऐसी दशाएं दी जाएंगी जिससे कि वो अच्छे से रह सके। और इसकी जो एक और खासियत थी वो थी एक दलीय प्रभुत्व।
एक दलीय प्रभुत्व नहीं कहेंगे, एक दलीय व्यवस्था थी, प्रभुत्व नहीं था, एक ही दल था। कौन सा? साम्यवादी दल। साम्यवादी दल, जिसको कि हम कम्युनिस्ट पार्टी भी कह देते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, इन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। ये साम्यवादी प्रणाली पढ़ रहे हैं हम लोग। और राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था रही, योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण पर ध्यान दिया गया, न्यूनतम जीवन गुणवत्ता बनाई गई लोगों की, व्यक्तियों के लिए। और पूरी रूस में कैसी व्यवस्था रही? एक दलीय व्यवस्था थी, और वहां एक ही दल था, कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ कुछ लोकतंत्र को स्थापित करने की प्रयास किया गया था और जनता के कल्याण की बात की गई थी। इसी को सोवियत प्रणाली कहा गया। तो आप कह सकते हैं कि 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ ने या रूस ने जिस सिस्टम को, जिस व्यवस्था को अपनाया, जिसमें कि क्या था? पूंजीवाद की समाप्ति, राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण पर ध्यान, एक दलीय प्रभुत्व जिसकी विशेषता थी, इसी को क्या कहा गया? सोवियत प्रणाली कहा गया। सोवियत प्रणाली बढ़िया काम कर रही थी। ठीक है, लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा था, देश में बहुत तरक्की हो रही थी। और देखो, सबसे खास बात थी कि जो रूस है, रूस में ऊर्जा के बहुत संसाधन है और लोहा बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो रूस ने क्या किया? अपनी तकनीकी के प्रयोग से ऊर्जा का भी दोहन किया, लोहे का दोहन किया और अपनी संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया। रूस की संचार व्यवस्था क्या थी? बहुत अच्छी थी। जबकि रूस जो है, अगर हम विश्व की बात करें, पूरे विश्व के अगर हम 6 हिस्से कर दें, ठीक है, तो एक हिस्सा क्या है? रूस है। तो रूस का क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि विश्व के 6 हिस्सों में से एक हिस्सा रूस का है। और रूस की इतना बड़ा होने के बावजूद क्षेत्रफल भी एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी क्या है? बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से जो सोवियत प्रणाली रही, इसने क्या करा? रूस को महाशक्ति बनने में योगदान किया। मतलब इस सोवियत प्रणाली के कारण ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी महाशक्ति बना। बात समझ में आ रही है? तो सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, मैंने आपको बता दी। सोवियत प्रणाली से क्या लाभ हुआ? सोवियत प्रणाली के कारण ही जो है विश्व में रूस जो है या सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर जो है, वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा। और क्या हुआ? 1917 की क्रांति के बाद रूस ने क्या किया? अपने आसपास की जितने छोटे मोटे राष्ट्र थे, इनको रूस में मिला लिया। ठीक है, और इन राष्ट्रों को रूस में मिलाकर इसको समाजवादी सोवियत रूस कहा जाने लगा, यूएसएसआर। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम 1991 तक यूएसएसआर ही पढ़ेंगे। रूस जो हम कह रहे हैं वो यूएसएसआर के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूएसएसआर का मतलब है 1991 से पहले का रूस, जो ये गणराज्य बना। बहुत सारे देश जुड़ गए ना इसमें, तो ये गणराज्य बन गया। तो ये गणराज्य ही क्या कहलाया? यूएसएसआर कहलाया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, लेकिन इस प्रणाली में, इस सोवियत प्रणाली में कुछ दोष भी थे। जैसे कि इसमें क्या हो गया? नौकरशाही हावी हो गई बहुत ज्यादा। एक जैसे कि जो पार्टी का, एक ही पार्टी का प्रभुत्व हो गया। एक पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी की जो मतलब एक सत्तावादी उनकी विचारधारा हुई। पार्टी एक ही थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनको लगा कि बस हम ही हैं, अब अभी भी हम हैं, अगली बार भी हम होंगे, उससे अगली बार भी हम होंगे। और अमेरिका से होड़ आप देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहीं ना कहीं जो ये यूएसएसआर था, इसका सारा फोकस किस बात पे चला गया कि हम जो है अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। तो इसने अपना सारा जो संसाधन थे या अपनी जितनी ऊर्जा थी, वो ऊर्जा अपने सैन्य संसाधनों को बढ़ाने में लगा दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 70 के दशक तक आते आते जो ये सोवियत प्रणाली थी, ये कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि आम जनमानस अब सत्ता से नहीं जुड़ पा रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जुड़ पा रहा था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा था, दलित महसूस कर रहा था, दमित महसूस कर रहा था। तो इस दमन मतलब जो ये 15 गणराज्य, ये जो बाकी गणराज्य मिलकर जिन्होंने की यूएसएसआर बनाया था 1917 की क्रांति के बाद, वो बाकी गणराज्य अपने आप को बहुत कमजोर, बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे थे, बहुत दमित महसूस कर रहे थे।
तो उसकी वजह से क्या हुआ, 70 और 80 के दशक में, 70 के दशक और 80 के दशक में सोवियत प्रणाली बहुत कमजोर पड़ गई। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस प्रणाली को सुधारने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या प्रयास किए और वो प्रयास किस हद तक सफल हुए। क्या वो प्रयास सफल हुए या वो प्रयास असफल रहे और सोवियत प्रणाली ढह गई, खत्म हो गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या नीतियां अपनाई और जो सोवियत संघ का विघटन हुआ इसके क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि ये सोवियत प्रणाली खत्म हो गई। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको नोट्स पे भी ले जा रही हूँ ताकि आपको सोवियत प्रणाली के एक अच्छे नोट्स मिल जाएं, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। आप उसका स्क्रीनशॉट कीजिए और उन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय। जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा, सोवियत प्रणाली समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। देखो, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब बना? रूस में जब 1917 की क्रांति हुई उसके बाद ये अस्तित्व में आया। और समाजवादी, ये देखिए आप मैप में भी देखिए, ये इतना बड़ा क्षेत्रफल था इसका, मतलब विश्व का कम से कम छठा भाग, जितना भी क्षेत्रफल है, भूमि भाग है, भूभाग है, उसका छठा भाग। ठीक है। 1917 की क्रांति के बाद जो रूस के आसपास के गणराज्य थे वो रूस में मिल गए और उसके बाद उन सब गणराज्यों के समूह को क्या कहा जाने लगा? समाजवादी सोवियत गणराज्य। यह क्रांति, इसका उद्देश्य क्या था? पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना था। और ये जो क्रांति थी ये किसके आदर्शों पर आधारित थी? समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास की निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर ले जाने की सबसे बड़ी कोशिश थी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। राज्य को महत्व दिया, राज्य के नियंत्रण में सारी अर्थव्यवस्था रही, सारे संसाधन रहे और एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। प्रभुत्व मतलब एक ही पार्टी थी, एक ही दलील था बस वहां पर। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो कम्युनिस्ट एकमात्र वहां पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वही पक्ष थी और कोई दल नहीं था। विश्व राजनीति में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा और इसने दूसरी दुनिया के देशों अर्थात समाजवादी खेमे के देशों का क्या किया? नेतृत्व किया। आपने पढ़ा ना कि दूसरा ध्रुव कौन था? जो सोवियत संघ के गठबंधन था। सोवियत संघ में भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर किसका अधिकार था? राज्य का नियंत्रण था। लेकिन सरकार इस जो ये प्राकृतिक संसाधन थे इसका प्रयोग जो है, इसका उपयोग बुनियादी जरूरत के लिए करती थी, लोक कल्याण के लिए करती थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की अन्य चीजों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। धीरे धीरे सोवियत प्रणाली में क्या हो गया? ये सोवियत प्रणाली की कमियां हैं, दोष हैं। क्या हुआ? नौकरशाही का शिकंजा कस गया, प्रणाली सत्तावादी हो गई और नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। सोवियत संघ के जो अन्य 15 गणराज्य जिनको मिलकर ये समाजवादी सोवियत गणराज्य बना था, उनको ये लगने लगा कि हम लोग उपेक्षित हैं, दमित हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक असंतोष जो है पूरे इस गणराज्य में देखा गया। सोवियत संघ में हथियारों की होड़ ने उसे प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में क्या कर दिया? पश्चिमी देशों से पीछे कर दिया। अमेरिका और उसके समूह के जो देश थे उनसे पीछे कर दिया। और 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। उसने क्या करा? अपने कई सैनिक अफगानिस्तान में भेज दिए। तो जब सैनिक भेजते तो उनके साथ बहुत सारी सुविधा संपन्न चीजें भी भेजनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा? वहां की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः ठहर सी गई। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यह एक कैसी प्रणाली थी? असफल प्रणाली थी। हालांकि शुरुआत में बहुत सफल रही, इसने सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाया, लेकिन ये लास्ट तक आते आते क्या हो गई? असफल हो गई। और लास्ट में 1991 के बाद रूस ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। ठीक है। ये आप देख रहे हैं कुछ क्रांति से संबंधित पिक्चर्स हैं 1917 की। ये लेनिन है, जो 1917 की क्रांति थी वो लेनिन के नेतृत्व में ही लड़ी गई थी। ठीक है। ये आप देखेंगे, ये है यूएसएसआर। तो
काफ़ी बड़ा एरिया जो था यूएसएसआर का था। विश्व का लगभग 1/6 भाग, छठा भाग, अगर हम विश्व के भूभाग का को वो करें तो उसमें 1/6 भाग यूएसएसआर का है। मुझे आशा करती हूँ कि सोवियत प्रणाली आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। या आप नोट्स भी बना लेंगे इसके। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन दबा के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।